नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, करियर कोच, करियर काउंसलर, करियर एनालिस्ट हूँ। मैं आपको यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, हाउ टू बिकम मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन इंडिया। ये बहुत ही ऑन डिमांड जॉब प्रोफाइल है अभी। और कंसल्टेंट क्या करते हैं, क्या वर्क प्रोफाइल रहता है उनका, क्या प्रोसेस है पूरे कंसल्टेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने के लिए, और कैसे आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, कैसा जॉब प्रोफाइल रहता है, कैसा जॉब सेटिस्फैक्शन रहता है, इंटर्नशिप में आपको क्या पे आउट्स मिलते हैं, ये सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो कृपया करके इस वीडियो को कंप्लीटली देखें। अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो आपकी नॉलेज अधूरी रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बिकमिंग अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आपको बहुत सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन रहती है इसकी। जैसे कि सबसे पहले आ जाती है एजुकेशन, स्किल्स डेवलपमेंट, नेटवर्किंग और रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपकी होनी चाहिए। और ये पूरी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एजुकेशन की। एजुकेशन आपकी होनी चाहिए जहाँ पे आपको एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, रिलेटेड फील्ड में होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक्स में, या फिर फाइनेंस, इंजीनियरिंग, और या फिर ऐसे कोई फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आपका कोई करियर गोल हो, या फिर जो अलाइन करता हो आपके करियर गोल से। ठीक है, तो ये हो गई एजुकेशन की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप 2 पे, गेनिंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस। देखिए, आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप इंटर्नशिप करने की कोशिश करें कंसल्टिंग फर्म्स में, या फिर कंपनीज जो बहुत सारे कंसल्टिंग डिविजन्स होते हैं वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक हैंड्स ऑन एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, पूरे कंसल्टिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको एक आइडिया मिल जाता है थ्रू आउट। ठीक है, तो ये आपकी स्टेप 2 रहती है, आपको इंटर्नशिप करनी है। स्टेप 3 की अगर हम बात कर लें तो आपको यहाँ पे की स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। जो बेसिक की स्किल्स होती है, मैं आपको बता दूँ, ये 3 होती हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहली आती है आपकी एनालिटिकल स्किल्स, दूसरी आती है आपकी कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इस प्रोफाइल के लिए, मैनेजमेंट प्रोफाइल के लिए ये वाली आपको सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आपका वर्क करने वाला है वो है आपका कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तीसरी की बात कर लेते हैं जो कि होती है लीडरशिप एंड टीम वर्क। अब हम शुरू करते हैं एनालिटिकल स्किल से। अगर आप एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं तो आपको डेटा एनालाइज करना आना चाहिए, ट्रेंड को समझने को आपको आना चाहिए कि आप क्या सा ट्रेंड चल रहा है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में प्रॉब्लम अगर है तो उसको आपको सॉल्व करने का एक होना चाहिए कि आप कैसे उसको सॉल्व करते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना होता है, और आपको एनालिटिकल एबिलिटीज़ जो है वो पूरे आपके टेस्ट होती हैं, और आप बहुत कुछ लर्न भी करते हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स में। यहाँ पे आपको बहुत ही कम्युनिकेटिव होना पड़ेगा इफ़ेक्टिवली। आपके आइडियाज़ जो भी आप सोच रहे हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं, तो वो आप कैसे सामने वाले को आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि आप बताओ, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि आप कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग, या फिर कोई डिबेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्लब्स होते हैं जहाँ पे स्पीचेज़ वगैरह दिए जाते हैं, तो आप उसे भी जॉइन करके आप इसे लर्न कर सकते हैं। अगर आपकी इसमें थोड़ी-सी भी वीकनेस या फिर कुछ ऐसा है जो आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे आप बढ़ा सकते हैं। अभी आ जाते हैं लीडरशिप एंड टीम वर्क पे। आप एज अ कंसल्टेंट वर्क करते हैं, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी टीम के साथ वर्क कर रहे हो, आप वहाँ पे एक लीडर हो, तो आपको यहाँ पे पूरी लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी होनी चाहिए। आपको टीम में वर्क करना है और डेवलप करना है। आपकी स्किल्स जो होते हैं, जैसे टीम में स्किल्स हैं, वो स्किल्स आपको देखने पड़ेंगे कि कौन से टीममेट्स में आपकी कैसे स्किल है, उसको अकॉर्डिंगली वैसे जॉब देनी, उसको वैसा वर्क देना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली आपको हर पॉसिबल वे करना पड़ेगा ताकि आपकी प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके, वर्क कर सके, और पूरी टीम को आप अच्छे से लीड कर पाएँ। ये हो जाती है लीडरशिप एंड टीम वर्क। चलिए, अभी चलते हैं स्टेप 4 में। अभी आ जाते हैं यहाँ पे परस्यूइंग अ मास्टर डिग्री। देखिए, ये कंप्लीटली ऑप्शनल होता है। आप चाहे तो कर सकते हैं या फिर आप नहीं भी कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट इसके लिए, रोल के लिए।
ठीक है? अभी क्या होता है कि अगर आप ये करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको? फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अभी तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, राइट? तो अगर आप इस एमबीए के प्रोफ़ाइल को आप कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, तो अगर आप सीनियर पोज़ीशन में कभी भी अगर आप अप्लाई करते हैं, तो जैसे रिक्रूटर होते हैं वो देखते हैं कि आपने एक रिलेवेंट बैचलर डिग्री की है, बाद में आपका इंटर्नशिप भी उस रिलेटेड ही है और साथ में आपने एमबीए का कोर्स भी किया हुआ है, तो आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपोज़र ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं और फर्म जो है आपको सिलेक्ट करने के, रिक्रूट करने के चांसेस जो है बढ़ जाती है। इसके लिए आपको एडेड एडवांटेज मिलता है, तो आप चाहिए तो आप एमबीए कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये ऑप्शन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5, नेटवर्किंग। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोई भी प्रोफाइल हो, आपकी नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अभी नेटवर्किंग आपकी मैं यहाँ पे बात कर लें, तो सबसे पहले आ जाती है आपको यहाँ पे इंडस्ट्री के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, वो आपको अटेंड करने हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वर्कशॉप भी करवाती हैं, तो आपको वर्कशॉप भी अटेंड करना है। सेमिनार करिए, सेमिनार को आपको अटेंड करना है। वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं। जब भी ऐसा सेमिनार होता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल आते हैं, अटेंड कीजिए उनको, उनसे मिलिए, उनकी प्रोफाइल को समझने की कोशिश कीजिए, कैसे वो वर्क कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएँगे, उनसे आप जानेंगे, उसके पूरे एक इनसाइट लेना चाहेंगे आप प्रोफाइल के बारे में, तो आपको एक आइडिया होगा। हो सकता है कि आप नेटवर्किंग के थ्रू ही बहुत ही अच्छे जॉब में लैंड कर जाएँ, ठीक है? तो ये आपके लिए एक जॉब अपॉर्च्युनिटी का मौका हो सकता है, इसलिए नेटवर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। अब चलते हैं स्टेप 6 में। अभी आ जाते हैं बिल्डिंग एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़। देखिए, स्किल्स तो आपको मैंने बता दिया, एनालिटिकल, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। अभी आपको एक एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि आप कंसल्टिंग इंडस्ट्री में हैं। तो यहाँ पे आपको कंसल्टिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको जो है एक्सपर्टीज़ बिल्ड करने पड़ेंगे स्पेसिफिक इंडस्ट्री से या फिर कोई सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जिस पे आप एक्सपर्ट हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना होगा कोई एक पर्टिकुलर पे। ये आपको स्पेशलाइज्ड या फिर हायर रोल के लिए बहुत ही अच्छा आपको एक एक्सपोज़र देगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे एक्सपर्टीज़ गेन करना पड़ेगा कोई भी स्पेशल सब्जेक्ट मैटर को लेके, ठीक है? जिस पे आपको एक अच्छे रोल मिल सके। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप 8। ग्रेजुएट स्टेप 8, अब बात करते हैं हम इंटर्नशिप सैलरी की। अगर मैं इंटर्नशिप में जो आपको सैलरी मिलती है वो बहुत सारे चीज़ों पे वैरी करती है और यहाँ पे जैसे कि कंपनी की लोकेशन क्या है, लेवल ऑफ आपका एजुकेशन क्या रहा है, जैसे कि बैचलर्स है, मास्टर्स हैं और बाद में जाके आपने क्या एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है? ये सब फैक्टर्स को डिपेंड करते हुए आपको एक स्टाइपेंड कंपनी देती है जो कि 15 से 30 हज़ार के बीच में रेंज करता है और अगर टॉप कंसल्टिंग फर्म्स में जाते हैं तो ये स्टाइपेंड ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये याद रखिए, ये सिर्फ स्टाइपेंड है, ये कोई फिक्स सैलरी नहीं है। स्टाइपेंड अलग होता है, सैलरी अलग होगी, एक पार्ट ऑफ सैलरी है ये, पर आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही रेंज में स्टाइपेंड मिलते हैं। नाउ अब आ जाते हैं प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी होती कैसी है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर अगर आप एंट्री लेवल में हैं, ठीक है? जैसे आपके 0 से 2 ईयर की एक्सपीरियंस है एंट्री लेवल, तब आपकी एवरेज एनुअल सैलरी जो रहेगी वो 6 से 10 लाख के बीच में रहेगी, ठीक है? और ये टिपिकली फ्रेश ग्रेजुएट जो होते हैं जिनका 0 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको दिया जाता है। अभी मिड लेवल अगर हम बात कर ले प्रोडक्ट मैनेजर की क्या सैलरी रहती है, तो ये आपकी 10 से 20 लाख के बीच में रहती है, सालाना ही बात कर रहा हूँ मैं। साल के आपको 10 से 20 लाख रुपए मिल जाते हैं अगर आप मिड लेवल में, जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस 2 से 5 साल का है, ठीक है? आपके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए, सक्सेसफुल प्रोडक्ट आपने डिलीवर कर चुके हैं, इस कैटेगरी पे आपने वर्क कर रखा है, तो आपको इस रेंज का सैलरी मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर की, जहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस 5 साल से 8 साल के बीच में है, तब आपको कितनी सैलरी मिल जाती है? तब आपकी सैलरी रेंज करती है 20 लाख से लेके 40 लाख तक। यहाँ पे भी सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो बहुत सारे लार्जर प्रोडक्ट को, पोर्टफोलियोज को किस तरह से मैनेज करते हैं, उनका प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज क्या रहा है, उन्होंने क्या क्या रेवेन्यू ग्रोथ दिए हैं, ये सारे सब कुछ कैलकुलेटिव वे में कंपनी देखती है, अकॉर्डिंगली आपको फिर सैलरी ऑफर करती है। अभी अगर हम बात करें डायरेक्टर या फिर हेड ऑफ द प्रोडक्ट के, जिसकी 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उनको कैसे सैलरी रेंज मिलती है, तो उनको जो सैलरी रेंज है वो 40 लाख के ऊपर ही मिलती है, सालाना की मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह जो होते हैं वो और भी ज़्यादा पे करते हैं, तो हो सकता है कि 40 लाख से आपके ज़्यादा से स्टार्टिंग शुरू हो जाए, लेकिन एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपके पास। और यहाँ पे भी प्रोडक्ट मैनेजर जो होते हैं वो मल्टीपल प्रोडक्ट टीम्स को हैंडल करते हैं। हेड ऑफ द प्रोडक्ट जो होते हैं वो मल्टीपल प्रोडक्ट टीम्स को हैंडल करते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं, मल्टीपल टीम्स ऑफ प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं, ठीक है? और बाद में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट को विजन और स्ट्रैटेजी देने में,
ठीक है? प्रोडक्ट हर कंपनी की एक स्ट्रैटेजी होती है, एक विज़न होती है, मिशन होता है, तो ये उनको शेप करते हैं, ठीक है? जो डायरेक्टर या हेड ऑफ द प्रोडक्ट जो होते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि ये जो सैलरीज़ हैं बहुत सारे फैक्टर्स में बेस्ड अपॉन होती है और ये वैरी भी कर सकती है। कैसे वैरी कर सकती है? जैसे कि कंपनी का साइज़ क्या है, कितनी बड़ी कंपनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सैलरी ऑफ़र करती है, ठीक है? हो सकता है कि मिड लेवल में आपको 6 लाख से कम भी मिल जाए, तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी की साइज़ छोटी है तो आपको सैलरी पैकेज भी उसी लेवल का मिलेगा। इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री में हैं आप, कौन से लोकेशन में हैं आप, रूरल में हैं, अर्बन में हैं, आप आप अर्बन में हैं या फिर आप रूरल में हैं या फिर आप बहुत सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं वहाँ पर हैं, तो अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करता है, ठीक है? इसके बाद आपका लेवल ऑफ़ एक्सपीरियंस क्या रहा है, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है? और अगर मैं बात कर लूँ तो आप किस तरह से नेगोशिएट करते हैं जब आपको हायर किया जा रहा है, तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स आपको सैलरी को डिसाइड करने में मदद करती हैं, ठीक है? और इसके बाद भी अगर हम बात कर लें ये जो सैलरीज़ होती हैं ये वैरी करती हैं आपकी लोकेशन, इंडस्ट्री, एडिशनली कंपनीज़ जो है एडिशनल बेनिफिट या बोनसेस भी आपको देती हैं, अदर पर्क्स भी आपको देती है कंपनी, ठीक है? इसके बाद जाके जो बड़ी नई-नई जो स्टार्टअप्स आए हैं, वो क्या कर रहे हैं ना, वो स्टार्टअप की जो सैलरी रेंज है वो बहुत अच्छी रहती है। साथ में वो इक्विटी बेस्ड कंपनसेशन भी देते हैं, जो आपको एक ओवरऑल कंपनसेशन आपका काफ़ी अच्छा बढ़ा देता है, ठीक है? तो जो स्टार्टअप्स आए हैं वो बेसिकली ये फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंगली ये अपनी सैलरी इस तरह से डिसाइड करते हैं। सैलरी तो देते ही हैं प्लस इक्विटी बेस्ड सैलरी कंपनसेशन भी देते हैं, शेयर वगैरह। और अगर मैं यहाँ बात कर लूँ कि कैसे करियर आपका रहता है, करियर देखिए मैं आपको बता दूँ, कंसिस्टेंट आपके स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ठीक है? स्ट्रैटेजी थिंकिंग, दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ तो सक्सेसफुल प्रोडक्ट आपको जो है जो बिज़नेस ग्रोथ ला सके, वो आपको देखना होता है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब सैटिस्फैक्शन की। देखिए जॉब सैटिस्फैक्शन वैरी करती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है? क्योंकि ये कंसल्टिंग फर्म है तो यहाँ पे इंडिविजुअल का प्रेफरेंस देखा जाएगा, कंपनी का वर्क कल्चर देखा जाएगा, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स को कंसल्टिंग फर्म बहुत एक्साइटिंग लग सकती है, चैलेंजिंग लग सकती है, रिवॉर्डिंग भी लग सकती है, पैसे अच्छे मिल रहे हैं, एक्सपोजर भी अच्छा मिल रहा है, ठीक है? और अपॉर्चुनिटी करियर ग्रोथ का काफ़ी अच्छा है, लेकिन वर्कलोड जो है ना काफ़ी डिमांडिंग रहता है यहाँ पे, काफ़ी डिमांडिंग रहेगा। हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट के बाद तीसरा प्रोजेक्ट, इस तरह से वर्क करते रहना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रैवल भी इन्वॉल्व करता है ये, ठीक है? और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनते हैं तो ये काफ़ी एक डायनेमिक जर्नी है, जहाँ पे आपकी कंटिन्यूअस लर्निंग होती रहती है, चेंजेस वगैरह अडैप्शन आपको करते रहना पड़ता है और आपको अपडेटेड रहना पड़ता है इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, ठीक है? अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव फील्ड है तो आपको ये करते रहना होगा। ये हो जाती है जॉब सैटिस्फैक्शन की बात। ओवरऑल हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया है कि आपकी क्या एजुकेशन रहेगी, किस तरह से आपको स्किल डेवलप करने पड़ेंगे और आपकी स्टाइपेंड कैसे रहती है, सैलरी रेंजेस कैसे रहते हैं, मिड लेवल में क्या है और एंट्री लेवल में क्या है, हायर लेवल में सैलरी क्या मिलती है, जॉब सैटिस्फैक्शन किस प्रकार से रहता है, फिर भी ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, ठीक है? समराइज़ कर दिया मैंने और अब हम चलते हैं, अब हम वीडियो के एंड में आ गए हैं, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आपके ये वीडियो पसंद आया हो और आपको 1% भी अगर वैल्यू ऐड हुआ है ये देखने के बाद, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे चैनल को, इस चैनल को, कि आपको ऐसे अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। और आपको मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग बनना चाह रहे हो, इस प्रोफाइल में वर्क करना चाह रहे हो उनको, लेकिन आइडिया नहीं हो पा रहा है किस तरह से आगे बढ़े, तो ये वीडियो देख के उनको एक आइडिया लग जाएगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक करियर काउंसलर हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप 11 में या 10th में हैं या 12 में हैं, कोर्स सिलेक्शन, सब्जेक्ट सिलेक्शन में कोई इशू आ रही है या फिर आप क्लास 8 में हैं, 7 में हैं और आप चाहते हैं कि 1 to 1 आपकी करियर काउंसलिंग हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दिए हुए नंबर जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उस पे आप व्हाट्सअप करिए और हमारी आपसे बात होगी और आपको यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से हम आपके करियर काउंसलिंग करेंगे, जो कि एक पेड अप होती हैं, ये पेड है और आपको बहुत ही मिनिमल चार्जेस होती हैं, वो लेके आप अच्छे से अपने करियर के बारे में अच्छे से कंसल्ट करके डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जैसा कि मैं आपको बताया मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ और अपडेटेड रहिए और चैनल को फॉलो करिए, ठीक है? तब तक के लिए यही और जय हिंद, जय भारत।